everyone, welcome to another video. इस वीडियो का टॉपिक है while loop. Iterative constructs में हमने for loop को कंप्लीट किया था. कंप्लीशन के दौरान हमने for loop में various type of programming करी है, prime number, Fibonacci, and series program, and many others. In while loop, there is a category of another iterative construct. थोड़ा सा different होता है for loop से, लेकिन काम सेम करता है. Iterative construct जब मैंने स्टार्ट किया था उस समय मैंने बताया था कि for loop क्या है, while loop क्या है, and do while loop क्या है. अब इनका डीप स्टडी करना है, इन पे बेस बहुत सारी प्रोग्रामिंग भी करनी है. तो while loop is a while loop is an iterative construct used to execute set of statement repeatedly. ये भी वही काम करता है जो हमारा for loop करता है. क्या काम करता है? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करने का काम करता है. इट इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ इटरेशंस आर नॉट फिक्स्ड. और दिस स्टेटमेंट मीन, स्टेटमेंट बोल रहा है कि नंबर ऑफ इटरेशंस क्या होता है. अब तो आप लूपिंग कर चुके हो, इतने सारे प्रोग्रामिंग कर चुके हो, तो नंबर ऑफ इटरेशंस आप समझ सकते हो क्या हो. नंबर ऑफ इटरेशंस नथिंग, कितनी बार चल रहा है. अगर ये चीज फिक्स नहीं है, पहले से हमको नहीं पता है, तो हम while loop का इस्तेमाल करते हैं. अगर हमको पता है कि नंबर ऑफ इटरेशंस फिक्स है, कहां से कहां तक चल रहा है. फॉर लूप में आपने जितने ही प्रोग्राम करे थे उनमें बेसिक थी, आपने देखा होगा कि आपके जो नंबर ऑफ इटरेशन को, मतलब कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और हमारा एंडिंग पॉइंट है, स्टार्ट एंड एंड, ये फिक्स था, हमको पता था. जब भी मैंने आपको लूप की बात करी किसी प्रोग्राम में, किसी भी क्वेश्चन में, मैंने हमेशा बोला आपको 1 से लेके n तक लूप लगा लो, 1 से लेके 10 तक लूप लगा लो, 1 से लेके a तक लूप लगा लो, a से b तक लूप लगा लो, 2 से 5 तक लगा लो. हमको पता था स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट. लेकिन अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें ना हमको स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा तो एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता होगा. इट मींस कि हमें पता नहीं है कि हमारे नंबर ऑफ इटरेशंस कितनी बार हमें लूप चलाना है, वो हमको नहीं पता है. इन दैट केस वी विल यूज while, एंड इसीलिए while loop इंट्रोड्यूस हुआ कि अगर सब सारे लूप को सेम काम करना होता तो फिर ऐसे for loop था ना. This initialization, condition and iteration statement are scattered. For loop का जो सिंटैक्स होता है उसमें जो हमारे ये तीनों स्टेटमेंट होते हैं वो हम टुगेदर एक ही लाइन में लिखते हैं. For loop में पहले हम initialization लिखते हैं, that is I is equal to 1 या A is equal to 1 anything. फिर हम यहाँ कंडीशन लिखते हैं and then हम iteration करते हैं. लेकिन जब while loop की बारी आती है, ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो अलग अलग, इसमें while loop, ठीक है. इसका सिंटेक्स भी है while, यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हो. इसका सिंटेक्स इतना होता है कि हमें कंडीशन पता. फॉर एग्जांपल अगर मैं कंडीशन लगाऊं कि x जब तक 0 से बड़ा है तब तक ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो, है ना. तो while में आपसे कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है इसकी. फॉर लूप में हमें पता है कि हमको ये हमारा कंपल्सरी है कि हमको इनिशियलाइजेशन भी करना है, हमको पहले से ही कंडीशन बतानी है, पहले से ही हमको इटरेशन करना है. तो हमको पता होता है कि हमका हमारा लूप जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है, एंडिंग पॉइंट हमारा ये n है, एंड ये हमारा बता रहा है कि लूप जो है हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है. लेकिन while लूप में अगर आपको नहीं पता है किसी क्वेश्चन में कि आप कहां से कहां तक लूप चलाना है, तो आप while लूप को इस्तेमाल कर सकते हो विद जस्ट अ कंडीशन. आप या कंडीशन लिखो, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, अगर कंडीशन फॉल्स होगी जैसे वैसे while लूप से वो एग्जिट कर जाए. तो इसका यही एग्जीक्यूशन होता है. हाउ while loop works, ये एक फ्लो चार्ट है, यानी एग्जांपल है. ये दोनों मैंने लिखकर दिया जिससे कि आप समझ पाओ कि while loop कैसे काम करता है. इसके साथ छोटी सी वर्किंग होती है. while होता है, while के अंदर बेसिस में हम कंडीशन लिखते हैं. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो सेट ऑफ स्टेटमेंट जो हमारा कंडीशनल कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो लूप से बाहर आ जाएगा. दैट्स इट. इसके बेस्ड एक प्रोग्राम देखते हैं. पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मैंने लिया इन x इक्वल टू 10. मैंने कंडीशन लगाई कि अगर x मेरा 20 से छोटा है, x अगर मेरा 20 से छोटा है तो सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो. सेट ऑफ स्टेटमेंट में क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वैल्यू ऑफ x. वैल्यू ऑफ x हमको ऐसे प्रिंट करना है, और x की वैल्यू क्या है हमारी 10. अगर 20 से छोटा है तो उसको एग्जीक्यूट कर दो. देखो आइटरेशन कहाँ पर होता है, while लूप के अंदर. सिर्फ यहाँ पे हमको क्या करना है कि आप आइटरेशन चाहो तो कहीं भी लगा सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, फॉर लूप
फॉर लूप में जब जैसे ही लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद वो आइटरेट करेगा। हो सकता है आपको पहले आइटरेशन कराना है ना, अगर पहले आइटरेशन कराना तो आप क्या कर सकते हो, कंडीशन के जस्ट बाद आप यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट लिख सकते हो एक्स प्लस प्लस या एक्स माइनस माइनस, आपको जो भी चेंज कराना है वैल्यू में आइटरेशन कराना है, इसीलिए व्हाइल लूप का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका काम क्या होता है, जैसे ही लूप बॉडी खत्म होगी ये फिर से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर आ जाएगा। जैसे कि आपको ये फ्लो चार्ट दिख रहा होगा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए, कंट्रोल कहाँ गया, फिर से कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर से कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंडीशन अगर फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा। ऐसे ही लूप चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तीनों। पहला क्या है, हमारा प्रिंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ एक्स, जो कि हमारी एक्स की वैल्यू है, दैट इज 10 है हमारी यहाँ पे क्वेश्चन में, एक्स प्लस प्लस हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 11 एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक नेक्स्ट लाइन, मतलब कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। इसको आप जानते हो ये एस्केप सीक्वेंस है, इट इज यूज्ड टू जनरेट अ न्यू लाइन, ये हम पढ़ चुके हैं, ये एस्केप सीक्वेंस है हमारा। ठीक है, न्यू लाइन में आ जाएगा कर्सर ना, ये लूप बॉडी खत्म हो गई, फिर से वो व्हाइल लूप कंट्रोल पे जाएगा, फिर वो चेक करेगा एक्स अभी 20 से छोटा है, एक्स क्या हो गया 11, 10 नहीं रहा, एक्स प्लस प्लस हो गया ना, तो 11 हो गया, अंदर आया, कंडीशन ट्रू हुई, वैल्यू ऑफ एक्स इज 11, फिर एक्स प्लस प्लस हो गया तो वैल्यू हुई एक्स की 12 हुई, फिर से हमारा न्यू लाइन हो गया, तो ऐसे करते करते ऐसे वैल्यू ऑफ एक्स हो जाएगी अब 12। ये कहाँ तक चलेगा लूप, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, मतलब एक्स जब तक 20 से छोटा रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो ये कहाँ पर एंड होगा, ये 10 से स्टार्ट होके 19 पे जाएगा। अब आपको देखो यहाँ हमने कोई एंडिंग पॉइंट नहीं दिया, लेकिन हम जब लूप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब हमको पता चल रहा है कि लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा 10 से, इनिशियलाइजेशन हमारा यहाँ पर हो गया एक तरीके से, ये हमारी कंडीशन हो गई एंड ये हमारा आइटरेशन। These three things are scattered in while. Now, what is the difference between for loop and while loop? कैसे इनकी वर्क में डिफरेंस है, इस चीज का भी याद होना बहुत जरूरी है। इस चीज को याद करने के लिए मैंने फ्लो चार्ट दिखाया है। अगर मैं फॉर लूप की बात करूँ, फॉर लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होती है, पहले इनिशियलाइजेशन होता है, जैसे i = 1 वो इनिशियलाइजेशन होता है, जिस वेरिएबल पे आपको काम करना है तो आपने एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी, देन कंडीशन अगर ट्रू है तो अंदर जाएगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, देन आइटरेशन होता है, आइटरेशन होने के बाद वो फिर से कंडीशन को चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से लूप बॉडी एग्जीक्यूट कर जाएगी, फिर से आइटरेशन होगा, फिर कंडीशन चेक, फिर लूप बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, फिर हमारा काउंटर एग्जीक्यूट होगा एंड देन फिर से हमारी कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई देन प्रोग्राम लूप से बाहर आकर वो प्रोग्राम को कंटिन्यू कर देगा। ये हमारे फॉर लूप की वर्किंग जो अभी तक हमने करते आए। अब व्हाइल लूप में क्या है, अगर कंडीशन ट्रू है तो आप यहाँ पर इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया। ये फ्लो चार्ट ही अंडरस्टैंड करने के लिए कि जरूरी नहीं है कि आपका कंडीशन चेक होने के जस्ट बाद आपकी लूप बॉडी ही एग्जीक्यूट करे, आप चाहो तो अपना काउंटर को, आप चाहो तो आइटरेशन भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन एंड इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अभी हम आगे चल के ऐसे क्वेश्चंस करेंगे व्हाइल लूप में, जहाँ बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि व्हाइल लूप के एप्लीकेशंस क्या है, क्या ऐसा था व्हाइल लूप में जो फॉर लूप नहीं करता। वैसे तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे व्हाइल लूप प्रोग्राम्स को देख के तो आप उसे फॉर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि व्हाइल लूप में कुछ वो बात है जो फॉर लूप में नहीं है। फॉर वर्सेस व्हाइल, एंड मोस्टली स्टूडेंट्स को जो पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग को व्हाइल लूप ज्यादा इजी लगने लगता है जब वो व्हाइल लूप पढ़ते हैं, क्योंकि व्हाइल लूप में सिंपल सा क्या है, आपको ये याद रखना है कि पहले इनिशियलाइजेशन होगा, फिर आपका कंडीशन होगा, फिर लूप बॉडी होगी, ये लूप बॉडी पहले होती है एंड देन फिर आइटरेशन होता है। ये आपको याद नहीं रखना पड़ेगा व्हाइल लूप में। व्हाइल लूप में सिंपल सा व्हाइल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे जो आपने लाइन में लिखे हुए हैं, एज इट इज लिखे हुए हैं, कंपाइलर नहीं कोई रीड करेगा। पहले आपने इनिशियलाइजेशन किया तो इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, इट जस्ट वर्क लाइक इफ एल्स, क्या कंडीशन ट्रू हो गई तो वो अंदर आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो बाहर चला जाएगा। बस ये क्या होता है, रिपीटेटिवली वो कंडीशन को चेक करता है, इसीलिए स्टूडेंट्स को ये इजी लगने लगता है जब वो इसको पढ़ते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
ठीक है, इसके डेफिनेशंस में इसमें क्या डिफरेंसेस हैं ये बहुत आता है आपके एग्जाम में, फॉर वर्सेस व्हाइल या फॉर वर्सेस डू व्हाइल, इन दोनों के डिफरेंसेस को आपको याद रखना पड़ेगा। इट इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन आर फिक्स्ड, ये हम पढ़ चुके हैं, एंड इट इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ आइटरेशन आर नॉट फिक्स्ड। In this, initialization condition and iteration statement are placed together, and in this are not placed together. They are not placed together. यहाँ पर एक ही लाइन में होते हैं, यहाँ पे अलग अलग होते हैं। ये एक एग्जाम्पल है सिंटेक्स का इन दोनों का। फॉर में हम क्या करते हैं, सेम लाइन में हम तीनों चीजों को इनिशियलाइज करते हैं विद सेमीकोलन, सेपरेट बाय सेमीकोलन, एंड यहाँ व्हाइल लूप में हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये आपका डिफरेंसेस हो गए, इनको आप देख लेना। नाउ हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ व्हाइल। सबसे पहला एप्लीकेशन होता है व्हाइल लूप का, फाइंडिंग द डिजिट्स इन अ नंबर। क्या मतलब, अगर मैं एक नंबर के डिजिट्स में काम करना चाहूँ, अभी तक हमने क्या किया था, फॉर लूप जितना भी लूप में काम किया है, हमने मैक्सिमम नंबर फाइंड किया है, हमने मिनिमम नंबर फाइंड किया है, एंड हमने फॉर लूप में हमने और क्या किया था, हमने सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स निकाला है, सम ऑफ सीरीज किया है। लेकिन मैं चाहती हूँ एक बड़ा सा नंबर है, लेट्स सपोज 5 6 7 8 9, एंड मैं इसके डिजिट्स पे काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ एक नंबर में आपको यूजर को और यूजर और मुझे पूरा पता है कि इस नंबर में जो नंबर यूजर ने दिया उसमें कितने डिजिट्स हैं। अगर आप इसको देखो कितना कितना डिजिट्स है, सब 5 डिजिट्स है, किसी में 5 होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 10 होंगे, किसी में 2 होंगे। तो ये आप कैसे करोगे, अगर फॉर लूप कुछ लिए करना पड़ता तो कैसे करते, आप कहाँ तक लूप चलाते, ना एंडिंग पॉइंट आपके पास है ना स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास है। आप क्या करते हैं, अभी तक तो आपने 1 से लेके एन तक लूप चला लिया, आपने देखा सीरीज है 1 से लेके एन तक जाएगा। मैं कह रही हूँ कि भाई एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, इतनी बड़ी आपकी नंबर की गैलरी लाइब्रेरी है न्यूमरल्स की मैथमेटिक्स में, उनमें से कोई भी नंबर एक यूजर देगा और आपको बताना है कितने डिजिट्स क्या हो सकता है, आपको बताना हो कि सारे डिजिट्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, नंबर में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, मैक्सिमम डिजिट कौन सा है, मिनिमम डिजिट कौन सा है, ये सब आप कैसे बताओ। इसीलिए हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है इसका व्हाइल लूप का, वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, या वी कैन फाइंड द डिजिट्स इन अ नंबर। तो कैसे करते हैं, इसका लॉजिक देखते हैं। इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर हम इसके लॉजिक को देखते हैं। अगर मैं कोई भी नंबर दूंगी, लेट सपोज आप कोई भी नंबर सोचो, मैंने सोचा लेट सपोज 589, ठीक है। 589 को जब आप डिवाइड करोगे 10 से तो क्या आएगा, आपको होगा ये आएगा, नहीं आएगा। अगर मैं वही कहूँ कि अगर मैं 589 को 598 मैंने 589 को 10 से डिवाइड कर रही हूँ, उसका रिमाइंडर बताइए। आप लोग कैलकुलेट करोगे, कहोगे भाई 58, इसका रिमाइंडर आएगा 9 और इसका क्वोशंट आएगा मेरा 58। यस, क्वोशंट आएगा 58 एंड हमारा रिमाइंडर आएगा 9। अब अगर आप ध्यान से देखो जो ये 9 है, क्या वो इसका लास्ट डिजिट है, इसका उस नंबर का। आप कोई भी नंबर उठा लो, अगर आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा वही आएगा जो उसका लास्ट डिजिट है। आप कोई भी नंबर, लेट सपोज मैं ले लेती हूँ 78 को 10 से डिवाइड करो तो ये 8 देगा रिमाइंडर। कैसे, मैं करके दिखा देती हूँ एक बार। 78 70 टाइम्स जाएगा एंड 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे डिजिट फाइंड करना है तो मैं क्या ये कर सकती हूँ कि नंबर को मैं मॉड कर दूं 10 से। ये रिमाइंडर के लिए तो हमारे पास ऑब्वियसली ऑपरेटर होता भी है जिससे हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं अपने किसी भी नंबर का। अगर हम जावा के मेथड से सिमिलरली, अगर मैं बोलूँ, एक मैं इसको इरेज कर देती हूँ फॉर रिवॉर्ड कि आपको थोड़ी स्पेस दिखे। अगर मैं किसी नंबर को 10 से डिवाइड करूंगी तो आपको पता है क्या आंसर आएगा, है ना, कि आप एक पॉइंट लगा देते हो, जो भी डिजिट होता है लास्ट का उसको हटा के, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इसको डिवाइड किया था 10 से, तो हमारा आंसर क्या आया था 58.9। हमने जावा में पढ़ा है कि इंटीजर अपॉन इंटीजर हम करेंगे तो वो आंसर इंटीजर। अगर मैं इस चीज को 10 से डिवाइड करूँ 589 को,
10 से डिवाइड करूं तो इंटीजर अपॉन इंटीजर है, तो इंटीजर में इसका आंसर क्या आएगा 58। मतलब कि जो इसका लास्ट डिजिट है वो हट गया, क्या बचा, सिर्फ वो डिजिट हटा दो और जो भी बचेगा वो आपका इंटीजर में आ जाएगा। अब ये मैं क्यों पढ़ा दूं बीच में, ये तो हमें पता है ना, रिमाइंडर निकालना में आता है, क्वोशंट निकालना में आता है, डिवाइड करने में आता है, मैम क्यों पढ़ा रही हूँ बीच में, मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ। अब मैं आती हूँ अपने वापस उसी स्लाइड पे जो मैं पहले थी। अब आप इन पॉइंट्स को पढ़ो, अब आपको इजीली समझ आ जाएगा कैसे हम डिजिट्स निकालेंगे व्हाइल लूप की हेल्प से। To get the last digit of a number, simply divide a number by 10 and store its remainder. अगर मुझे किसी नंबर का लास्ट डिजिट चाहिए तो मैं क्या करूंगी, उस नंबर को 10 से डिवाइड करूंगी एंड उसका रिमाइंडर को स्टोर कर लूंगी। फॉर एग्जांपल अगर 89 तो उसको 10 से डिवाइड करो, ये करते हैं 10 से डिवाइड, तो 8 टाइम्स आएगा, 8 10 8 80 9 9 मिल गया रिमाइंडर, रिमाइंडर 9 मिला। आप चेक करो क्या इसका लास्ट डिजिट है, हमें इसका लास्ट डिजिट मिल गया, हमने इसको स्टोर कर लिया। नाउ 9 will be stored in a separate variable where you have to store the digits of the number. जहां भी आपको डिजिट स्टोर करना है, आपको चाहिए था, लेट्स से मैंने डी लिया, उसको मैंने स्टोर कर लिया। नाउ फॉर द नेक्स्ट डिजिट, नाउ डिवाइड द नंबर बाय 10 अगेन एंड स्टोर इन द सेम वेरिएबल n। ये क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है समझ नहीं आया। ये बोल रहा है कि अगर आप ये चीज करोगे, n is equal to n by 10, n की वैल्यू लीजिए 89, अभी हमने देखा कि अगर 89 को मैं 10 से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ये नंबर हटा दो लास्ट वाला, तो जो भी बचेगा मुझे वो मिल जाएगा। ओके, तो जो नंबर मिला, अब मेरे को 9 मैंने स्टोर कर लिया था, उसका डिजिट मैंने स्टोर कर लिया, इसमें मुझे जो भी काम करना है मुझे डिजिट मिल गया इसका। ठीक है, अब मुझे उसके नेक्स्ट वाला डिजिट चाहिए, मैं पीछे से कर रही हूँ ना, मुझे ये भी चाहिए था, मुझे ये भी चाहिए था, दोनों डिजिट चाहिए, मुझे काउंट करना है। तो मुझे जैसे 9 मिला, मैंने उसको काउंट कर लिया कि भाई एक डिजिट मिल गया, फिर मेरे को दूसरा चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस 9 को निगलेक्ट कर दूं। अब 9 का काम तो हो गया ना, मुझे काउंट करना, तो मैंने इसको काउंट कर लिया। अब मुझे किसको काउंट करना पड़ेगा, 8 को। मैंने 9 को हटाकर 8 को से जो बचा हुआ है नंबर, मैंने उसको स्टोर कर लिया अपने n में, एंड स्टोर करके मैंने उसको 10 से डिवाइड करके स्टोर कर लिया, तो अब बचा n इज इक्वल टू 8। अब फिर से लूप चलेगा, जब दोबारा लूप चलेगा तो इसका जो डिजिट बचा हुआ है कैसे मिलेगा वो मुझे, नंबर बाय 10। नंबर बचा क्या है लेकिन 8, तो 8 को डिवाइड करोगे 10 से, इसका जो मॉड्यूलस आएगा मतलब रिमाइंडर आएगा, आप करो कैलकुलेट, जाएगा 0 टाइम्स, क्योंकि 1 टाइम तो जाएगा नहीं, 10 1 10 होता है ना, तो आप इसको 0 टाइम्स करोगे तो 10 0 0, बचा क्या रिमाइंडर 8, तो वही आया रिमाइंडर जो लास्ट डिजिट बचा था उस नंबर। तो अब चाहे सिंगल डिजिट हो नंबर हो, चाहे डबल डिजिट हो, चाहे ट्रिपल डिजिट, चाहे 3 डिजिट्स हो, उसके जब भी आप मॉड्यूलस करोगे हमेशा लास्ट डिजिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इसको काउंट कर सकते हैं ऐसे नंबर ऑफ डिजिट्स। ये मैंने एक क्वेश्चन है, प्रोग्राम है, मैंने उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं, तो मैंने वही प्रोग्राम बनाया जब हमने किया, क्या किया हमने किया कि जब तक नंबर 0 से बड़ा है, ये क्यों लिया, जब नंबर सिंगल डिजिट बचेगा मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगी यहाँ पर, है ना। अब मैं चाहती हूँ मेरा 8 भी काउंट हो गया, 8 काउंट होने के बाद क्या होगा, 8 को डिवाइड करेंगे हम 10 से, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर। अगर आप इसको वैसे करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, इसका वैसे मैथमेटिक्स में कैलकुलेट करोगे, आपको टीचर बोलेगा 8 डिवाइड बाय 10 करो, तो आप क्या आंसर दोगे, 0 पॉइंट समथिंग, मेरे ख्याल से इसका आंसर आएगा 0.8, 0.8 आएगा। अब आप इसे इंटीजर में कन्वर्ट करो, क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर है, क्या होगा इंटीजर अपॉन इंटीजर 0, तो नंबर क्या हो गया 0। तो मैंने ये कंडीशन लगाई कि जब तक नंबर 0 से बड़ा है, मतलब जब तक वो 0 नहीं हो जाता, तब तक वो खत्म नहीं हो जाता, जब तक उसके डिजिट्स बचे हुए हैं तब तक ये चलाते रहो। लूप में क्या लिखा हुआ है, C++ एंड n by 10। ये मैंने क्यों किया भाई, अगर मैं C++ अगर नंबर 0 से बड़ा है, 89 को लेते हैं, इसको काउंट करते हैं। अभी आपने देखा कि अगर मुझे डिजिट चाहिए तो मैं मॉड करती हूँ, एंड मुझे उसके लास्ट डिजिट को हटाना है तो मैं डिवाइड करती हूँ विद माय डिवीजन ऑपरेटर। अगर मुझे उसके लास्ट डिजिट को हटाना है तो मैं डिवीजन ऑपरेटर से डिवाइड करती हूँ उसी नंबर को और उसको स्टोर करती हूँ। ठीक है, n मैंने लिया 89, इसको यहाँ टेबल बनाते हैं, n हमारा 89 है,
ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया पूरा, इनपुट ले लिया। अब आओ कंडीशन, कंडीशन लिखी है n इज ग्रेटर देन 0, क्या n 0 से बड़ा है? हाँ है। अंदर आए, c की वैल्यू अभी क्या है? 0, c हो गया प्लस प्लस, c प्लस प्लस हो गया, क्या हो गया? c हो गया हमारा 1। एक डिजिट हमने काउंट कर लिया, तो हमने एक डिजिट काउंट कर लिया, तो अब 9 का कोई काम बचा? नहीं बचा। तो हमने नंबर को क्या कर दिया? नंबर बाय 10, नंबर बाय 10 कराने तब इस नंबर को, तो क्या बचा ये? 8। यस, आप सही बोल रहे हो, 8 बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर है, एंड इसको हम जब डिवाइड करेंगे 10 से तो 8.9 देगा। 8.9 को जब इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, लूप बॉडी खत्म, फिर से लूप के पास जाएगा। नंबर क्या 0 से बड़ा है? हाँ है। अंदर आया, c प्लस प्लस हुआ, c की वैल्यू होगी हमारी 2, काउंटर हो गया 2, दोनों नंबर्स काउंट हो गए, दोनों डिजिट्स काउंट कर लिया हमने। हमको पता है कि 89 में 2 है, हमने 2 काउंट कर लिए, तो नंबर को नंबर बाय 10 करके खत्म कर दो। 8 बाय 10 करोगे आप तो क्या बचेगा? 0, 0 हो गया। फिर से लूप के पास गया, क्या नंबर अब 0 से बड़ा है? नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी हमारी? फॉल्स हो गई। एंड कंडीशन फॉल्स होके वो लूप के बाहर आएगा। लूप के बाहर उसे मिला नंबर ऑफ डिजिट्स इन दिस नंबर इज प्लस c, जो इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है, एंड c की वैल्यू क्या है? 2। एंड वी ऑल नो कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने ही है? 2। को एक प्रोग्राम को देखते हैं, रन करते हैं, एक बड़ा सा नंबर लेके हम ब्लूजे में रन करते हैं इस प्रोग्राम। ये हमारा ब्लूजे है, ये मैंने डिजिट्स को बना के रखा है, वही प्रोग्राम है। मैं इसको डायरेक्टली रन करके दिखा रही हूँ आपको। एंटर अ नंबर, लेट्स से 6 7 5 4 3 2 1। पहले काउंट कर लो कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर। देखते 7 आता है, नंबर ऑफ डिजिट्स आर 7। सही काउंट हुआ, मतलब प्रोग्राम हमारा सही चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या लॉजिक लगाया? डिवीजन एंड मॉड्यूलस वाला, जो हमने ऑपरेटर से पढ़ा था, मॉड्यूलिटी में पढ़ा था, वही लॉजिक से हमारा ये प्रोग्राम हो गया। कितने इजीली हो गया। अगर ये फॉर लूप होता तो क्या आप ये क्वेश्चन कर पाते? बहुत से लोग बोलोगे नहीं फॉर लूप में कैसे हो सकता है क्वेश्चन? हो सकता है। कैसे हो सकता है? मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप में अगर आप चाहो तो आप सेमीकोलन लगाकर भी छोड़ सकते हो। बस आपको ये बताना है कंपाइलर को कि यहाँ पर जो इनिशियलाइजेशन है उसकी जगह आपने छोड़ दी। आपने इनिशियलाइजेशन तो अब तो हो गया ना, यहाँ पे n को तो वैल्यू मिल गई। कंडीशन आप लगा दो n ग्रेटर देन 0 सेमीकोलन के बाद, और सेमीकोलन के पहले आइट्रेशन आपको करना नहीं है, कोई बात नहीं, आइट्रेशन मत करो। ठीक है, n की वैल्यू को नहीं करो चेंज, यहाँ पे c प्लस प्लस लगाओ और n इज इक्वल टू n बाय 10 करो। तो रन करके देखते हैं लूजे में, प्रैक्टिकल करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या ये रन होगा फॉर लूप से। लेकिन मैंने क्या कहा था, फॉर लूप से हो तो जाएगा, लेकिन आपको कितना दिमाग लगाना पड़ा। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन को दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन कितना अच्छा इजी सिंपल दिख रहा है व्हाइल लूप हमारा, कि सिंपल कंडीशन लगाई व्हाइल लूप में, या कंडीशन ट्रू है तो ये रन करेगा, कंडीशन फॉल्स है तो रन नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको वो एक व्हाइल लूप का कोड लिख के दे देंगे और आपसे बोलेंगे कन्वर्ट करो इसे फॉर लूप। यस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसी मॉड्यूल में। ठीक है, n ग्रेटर देन 0 एंड अगर फॉर लूप के अंदर आपने 2 सेमीकोलन लगा के रखे हैं तो फॉर लूप कोई एरर नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आपका एक सेमीकोलन मिसिंग हो गया, ये एरर देने लगेगा। क्योंकि फॉर लूप का सिंटेक्स है कि आपको तीनों चीजें लिखनी है, चाहे आप लिखो नहीं लिखो, लेकिन आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा अगर फॉर लूप आप लगा रहे हो, क्योंकि एक सिंटेक्स, बेसिक सिंटेक्स है उसका। कंपाइल करते हैं, नो सिंटेक्स एरर। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन के अलग आ जाए आंसर, क्योंकि फॉर लूप है ये। सही आया आंसर। मैंने लिया एक बड़ा सा नंबर लिया 7 6 5 4 3 2 1। मतलब फॉर लूप भी यूज हो सकता है व्हाइल लूप के बदले, लेकिन फिर क्या है, आपको उतना ही लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर आपको लॉजिक नहीं लगाना, क्योंकि फॉर लूप हमारा व्हाइल लूप इसलिए बच्चों को इजी लगता है क्योंकि आप उससे कैसा भी काम कर सकते हो। जितने प्रोग्राम आपने फॉर लूप में बनाए हैं, आप सारे प्रोग्राम बना सकते हो बहुत इजीली व्हाइल लूप, बहुत इजीली। लेकिन बस आपको उसमें क्या है, फॉर लूप में आपको अगर व्हाइल लूप के प्रोग्राम को फॉर लूप में कन्वर्ट करना है तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। इसी बात पे तो ये 4 प्रोग्राम और करते हैं। सारे प्रोग्राम बहुत इजी है। जैसे यहाँ पर सम ऑफ डिजिट निकालना है, डिजिट निकालना हमको आता है। हम डिजिट ले लेंगे डी में,
एंड उसको ऐड करते जाएंगे सम प्लस डी, जैसे हम अपने फॉर लूप में करते थे अभी तक, सम को लेते थे एस इज इक्वल टू 0 एंड हम उसमें ऐड कर देते थे सम प्लस आई, यहाँ पे डी कर देंगे। कैसे, पहले आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में हमने फैक्टोरियल निकाला था, वहां पर हमने एफ 1 लिया था, फिर हमने मल्टीप्लाई किया था एफ इंटू आई। यस, ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू डी, डिजिट निकालते जाएंगे एंड उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सिमिलरली डिजिट निकलेगा, इवन पता करना है तो इवन के लिए कंडीशन लगा देंगे, जो डिजिट आया क्या वो मॉड 2 डबल इक्वल टू 0 है, अगर है तो वो इवन डिजिट है एंड उसको प्रिंट कर देंगे। इसका प्रोग्राम देखते हैं फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये इसका प्रोग्राम है, पहले सम का देखते हैं। सम में मैंने क्या किया, while n is equal to n greater than 0 लगाया और d को कर दिया n mod 10। अब एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ट्राई रन करते हैं। n को लेट सपोज मैंने लिखा 1 2 3, ठीक है, n कंडीशन लगी है 0, कंडीशन ग्रेटर देन 0, n हो गया हमारा 1 2 3, ठीक है, कंडीशन हमारी हो गई ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है पहली बार में, अंदर आया d की वैल्यू क्या हो गई n mod 10, तो d क्या हो गया 3, ठीक है। एस इनिशियली हमने कहा था 0, तो एस हमारा 0 है, एस हमारा 0 है एंड एस इज इक्वल टू एस प्लस डी एंड डी क्या है 3, एस हमारा 0 है, 0 प्लस 3 क्या हो गया 3। नाउ n इज इक्वल टू n बाय 10, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2, लास्ट वाला डिजिट निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से वो व्हाइल लूप क्या कंडीशन क्या है ट्रू, फिर क्या मिला उसको d इज इक्वल टू n mod 10, तो d हो गया हमारा n mod 10, तो n mod 10 लास्ट डिजिट मिल जाएगा हमको 2 मोड करेंगे तो, एंड देन सम हो जाएगा 3, सम अभी 3 है, सम प्लस d 3 प्लस 2 दैट इज 5। नाउ फिर से क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू n बाय 10, 1 हो गया, फिर से हो गया लूप बॉडी लूप कंडीशन चेक करा, अभी भी 0 से बड़ा है 1, हाँ बड़ा है, d आया हमारे पास n mod 10 जो कि आ गया 1 और सम हो गया हमारे पास 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 6, ठीक है। फिर उसने किया n इज इक्वल टू n mod 10, तो 1 बाय 10 करोगे तो 0.1 आएगा एंड इंटीजर अपॉन इंटीजर है तो ये 0 हो गया, n हो गया हमारा 0, ठीक है। कंडीशन पे गया, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो लूप खत्म हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, प्रिंट क्या हो गया सम ऑफ डिजिट्स इज 6, ठीक है। यही हमारा सम ऑफ डिजिट्स है, 1 2 3 का आप सम करोगे तो 6 ही तो आएगा। ऐसे हम सम ऑफ डिजिट्स निकाल सकते हैं एंड सिमिलरली अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे सारे डिजिट्स का। ये ना, यहाँ कैसे किया हमने, जैसे आप वहां पर हम सम कर रहे थे यहाँ पर प्रोडक्ट कर लिया। इस क्वेश्चन को करते हैं, अगर n को लेट सपोज मैं छोटा सा नंबर लेती हूँ 1 2, ठीक है, 1 2 लिया, कंडीशन हमारी ट्रू हुई, देन d मिला हमको 2, n mod 10 है, देन t अभी हमारा 1 है तो 1 into d हो जाएगा और d हमारा 2 है तो 1 into 2 is 2। नाउ n is equal to n mod 10, n हो गया 1, कंडीशन ट्रू, डिजिट हो गया 1 एंड प्रोडक्ट हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो यहाँ से मिल गया और d यहाँ से हो गया तो 2 हो गया, देन n हो जाएगा 0, कंडीशन फॉल्स, बाहर आया, उसने प्रिंट किया प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, ओके। ये हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट वाला देखते हैं जो हमारा था इवन वाला, कि हमें इवन डिजिट्स को प्रिंट करना है। ये हमने किया, डिजिट निकाला, अब डिजिट मिला हमको, वो हम चेक कर लेंगे, अगर डिजिट इवन नंबर है तो उसको प्रिंट कर दो और n को कर दो n बाय 10 एंड फिर से लूप चला दो, फिर से नया डिजिट मिलेगा, फिर से चेक करो, अगर वो इवन है फिर से प्रिंट कर दो, फिर से नंबर को n बाय 10 कर दो। जिस डिजिट पे काम होता जा रहा है हम उस डिजिट को बाहर निकाल के फेंक दे रहे हैं एंड नंबर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जैसे ही नंबर खत्म होगा उसके सारे डिजिट्स खत्म हो चुके होंगे, तो हमने सारे डिजिट पे काम कर लिया, इसलिए हम उसको बाहर आ जाएंगे लूप से एंड हम उसको कंपेयर करके जो भी हमारा आंसर है हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि हमको अपने नंबर में एक मैक्सिमम डिजिट ढूंढना है एंड उसको प्रिंट करना है। तो मैंने कैसे किया, मैं क्या करूंगी, अब एक एग्जांपल दूंगी मैं आपको। पहले मैंने एग्जांपल दिया, अगर मुझे चेक करना है, एक आपके पास पेन है, शायद मैं एग्जांपल पहले दे चुकी हूँ आपको। अगर आपके पास 3 पेन, आपके पास अगर पेन या पेंसिल अभी आपके हाथ में हो या फिर आपके पास हो तो आप उनको उठा के देखना, आप 3 पेंसिल लेना या 3 पेन लेना। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि इन
तीनों में सबसे बड़ी पेंसिल कौन सी है, तो आप क्या करोगे, उन दो पेंसिल्स को बगल में रखोगे। सबसे पहले दो पेंसिल को बगल में रखोगे, जो भी उन दोनों में से बड़ी होगी उसको पकड़ोगे, फिर उसको तीसरे से कंपेयर करोगे। ये सब हो, यही जो करते थे स्कूल में हम, टीचर के पास, टीचर पढ़ा रहा है, बोर हो रहा है, तो यही कर रहे हैं। तीन पेन लिए, पहले दो पेन लिए, दो पेन में से कौन सा बड़ा है उसको चेक किया, फिर एक और पेन लिया, जो बड़ा पेन है उसको चेक कर लिया कि भाई इन दोनों में से कौन सा बड़ा, जो सबसे बड़ा है उसको, भाई ये सबसे बड़ा पेन है, मेरा पेन यही है, ये तुम्हारा छोटा वाला तुम ले लो। यही करते थे बचपन में, है ना। वही हम यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे, हम एक डिजिट को लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे को जो पहला डिजिट मैंने उसी को ले लिया, या एक मैक्सिमम हम वेरिएबल बनाए, इसको हम जीरो इनिशियलाइज कर देंगे। जैसे ही मुझे कोई डिजिट मिलेगा, मैं इस मैक्सिमम से कंपेयर करूंगी कि भाई अगर मेरा डिजिट मैक्सिमम से बड़ा है, अगर जो मुझे अभी जो मुझे मिला डिजिट वो अगर मैक्सिमम से बड़ा है, तो भाई जो मैक्सिमम वेरिएबल है उसमें इस डिजिट की वैल्यू कर दो। और अब इस जो मैक्सिमम से बड़ा मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर वेरिएबल मैं नंबर 2 1 2 3 4, या फिर एक कोई और ले लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम चाहिए, मैं ले लेती हूँ लेट्स से 5 3 4, ठीक है। पहले मुझे कौन सा डिजिट मिलेगा, 4। मेरे पास एक मैक्स वेरिएबल है जिसको मैंने इनिशियलाइज करके रखा है 0। मैं कंपेयर करूंगी कि मेरा ये जो डिजिट है अगर वो मैक्स से बड़ा है, अगर ये मैक्स से बड़ा है अभी है, तो मैक्स के अंदर स्टोर कर दो 4, ठीक है। फिर दूसरा डिजिट पकड़ो, अब इस डिजिट को किससे कंपेयर कर रहे थे, मैक्स से कर रहे थे, मैक्स की वैल्यू क्या होगी 4। जैसे ही इस मैक्स से बड़ा नंबर मिलेगा उसको उस मैक्स में स्टोर कर दो, एंड ऐसे करते करते जब हमारा फाइनल डिजिट मिलेगा, इन चारों में सबसे बड़ा डिजिट जो होगा वो हमारा स्टोर हो जाएगा। जैसे हम पेन के साथ कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, पहले हम दो नंबर से दो पेन को कंपेयर कर रहे हैं, जो बड़ा है पहले उसको रख लिया, उसको एक मैक्स में स्टोर कर लिया, फिर एक और पेन लिया, उसको कंपेयर किया, इन दोनों में से जो बड़ा है, अगर मान लो ये वाला बड़ा है, इसको मैक्स में स्टोर कर लिया, एक और पेन लिया, उसको कंपेयर किया, अगर इन दोनों में से जो बड़ा है उसको स्टोर कर लिया मैक्स में, है ना। यही तो हम करते थे बचपन में, यही हम यहाँ पर करें। हमने एक मैक्स लिया, उसको जीरो में स्टोर कर लिया, जीरो स्टोर कर लिया, फिर हमने चेक किया, डिजिट लिया, बाय एन ग्रेटर देन जीरो लगाया, एंड अपना डिजिट लिया, मैंने डिजिट को कंपेयर, डिजिट डिजिट निकाला पहला डिजिट, एंड उससे कंपेयर किया कि अगर मेरा डिजिट मैक्स से बड़ा है तो मैक्स में क्या स्टोर कर दो, डिजिट की वैल्यू, एंड एन को कर दो n/10। फिर से लूप चलेगा, फिर से एक और डिजिट मिलेगा, डिजिट मिलेगा तो उसको फिर से कंपेयर कर लेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको कंपेयर करेंगे, एंड ऐसे करते करते फाइनली जो सबसे मैक्सिमम डिजिट होगा वो हमको मिल जाएगा। लेट्स ट्राई एंड, फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी नंबर लिया था 5 3 2 4, इसी को लेते हैं, ठीक है। मैक्स की वैल्यू 0 है इनिशियली, एन हो गया हमारा 5 3 2 4, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी फर्स्ट टाइम, डी की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। अब ये कंपेयर होगा कि अगर डी 4 से, डी हमारा मैक्स से बड़ा, मैक्स 0 है, डी हमारा 4 है, क्या 4 0 से बड़ा है, हाँ 4 0 से बड़ा है, तो मैक्स में क्या आ गया 4, और नंबर हो गया हमारा n इज इक्वल टू n/10, तो हमारा हो गया 5 3 2, कंडीशन हो जाएगी ट्रू, डिजिट आ जाएगा हमारा 2। अब देखो क्या डी मेरा, डी क्या है 2, मैक्स क्या है 4, क्या 2 मेरा 4 से बड़ा है, नहीं है, तो मैक्स की वैल्यू चेंज होगी, नहीं होगी, तो मैक्स की वैल्यू क्या रहेगी 4। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी n/10, दैट इज 53, कंडीशन अभी भी ट्रू होगी क्योंकि 0 से बड़ा है मेरा नंबर, एंड डी की वैल्यू हो जाएगी 3। मैक्स की वैल्यू चेंज होगी, अब क्या 3 4 से बड़ा है, नहीं है, मैक्स की वैल्यू 4 ही रहेगी। फिर अब हो जाएगी n की वैल्यू 5, कंडीशन हो गई ट्रू, डिजिट हो गया मेरा 5, ओके, डिजिट हो गया मेरा 5, क्या डिजिट मेरा 4 से बड़ा है, 5 मेरा 4 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 5। नाउ मैक्सिमम वैल्यू में क्या आ गया 5, ठीक है, n हो जाएगा 0, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, बाहर आएगा लूप से एंड प्रिंट कर देगा मैक्स की वैल्यू इज, दिस इज द क्वेश्चन फॉर मैक्सिमम डिजिट। इसको रन करते हैं, एंटर अ नंबर 87095432, मैक्सिमम डिजिट आ गया मेरा 9। अब आप खुद चेक करो इनमें से सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 9 ही है, तो 9 हमारा प्रिंट हो गया।
इसको अब क्लियर करते हैं, इसको क्लोज करते हैं इस विंडो को एंड जाते हैं अपनी स्लाइड्स पे। नाउ दीज आर द क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग से प्रोग्राम करेंगे एंड वो प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड थोड़े से ट्रिकी है, थोड़े से टफ, यू कैन टफ भी नहीं है, थोड़े से ट्रिकी हो सकता है। So that's in this video. Thank you, Ritu.